Good afternoon, everyone. We're going to start with chapter number 3 of strategic management. So we are already done with the revision of chapter number 1 and chapter number 2. आज हम chapter number 3 को डिस्कस करना शुरू करेंगे. It's a very simple and small chapter comparatively. ज़्यादा फोकस यहाँ पर वही विजन, मिशन, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर है, बट उसके अलावा भी कुछ एडिशनल चीज़ें हैं यहाँ पे. एंड although it's a very simple chapter, but answering questions in this chapter is little tricky. The reason being, हर एक हेडिंग के अंदर बहुत कंटेंट दिया है, एंड व्हेन दे आस्क यू स्पेसिफिक क्वेश्चन, आइडेंटिफाइंग किस क्वेश्चन में क्या लिखना है इज अ लिटिल चैलेंजिंग जॉब इन चैप्टर नंबर 3. इसीलिए थोड़ा सा ज्यादा फोकस करेंगे डिटेल में. विजन कॉन्सेप्ट सिंपल सा है, बट विजन पे क्वेश्चन क्या आ सकता है, मुझे क्या लिखना चाहिए. मिशन पे क्वेश्चन क्या आ सकता है, मुझे क्या लिखना चाहिए. थोड़ा सा एग्जाम पर्सपेक्टिव से डिस्कशन ज्यादा करना पड़ेगा चैप्टर नंबर 3 के अंदर. अंडरस्टैंडिंग के लिए कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है. इट विल नॉट बी दैट मच चैलेंजिंग फॉर यू गाइस, डोंट वरी अबाउट इट. तो व्हाट इज चैप्टर नंबर 3? चैप्टर नंबर 3 में इनडायरेक्टली आपको याद है, वेयर आर वी से वेयर डू यू वांट टू बी, ये वेयर डू यू वांट टू बी स्टैब्लिश किया जाएगा. मतलब आपको बताएगा स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग क्या होता है, व्हाट इज स्ट्रेटेजिक विजन, व्हाट इज स्ट्रेटेजिक मिशन, व्हाट आर गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, हाउ योर लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स आर डिफरेंट फ्रॉम शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स, वो बताएगा. फिर लास्ट में स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट मॉडल बताएगा, जो मैंने आपको 5 स्टेप्स स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का प्रोसेस जो चैप्टर 1 में पढ़ाया था, उसको ही उन्होंने थोड़ा सा रीवर्ड करके स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट मॉडल करके बना करके दिया है. वो हमको डिस्कस करना होगा. दैट विल बी द लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर. कैन वी गेट स्टार्टेड? सबसे कॉमन क्वेश्चन जो चैप्टर नंबर 3 से आता है, दैट इज योर कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग. सो इन योर मॉड्यूल्स, कम टू पेज नंबर 3.4, strategic decision making. This is the first and the most important concept out of chapter number 3. What is strategic decision making? देखो, decision making का मतलब क्या होता है. सिंपल शब्दों में, जब हमारे पास एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं, दैट मीन्स वी हैव मल्टीपल ऑप्शंस एंड आउट ऑफ देम वी हैव टू चूज 1 or 2 ऑप्शंस एज अ डिसीजन. मतलब हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के या एक बिजनेस के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के. उन सबको इवैल्यूएट करके जब आप एक डिसीजन लेते हो कि मैं ये रास्ता चूज करने वाला हूं, दैट पिकिंग अप ऑफ अ पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन इज कॉल्ड एज स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग. मतलब सर, ये मेन डिसीजन लेना कि एग्जैक्टली हम इस सिचुएशन में क्या करेंगे और क्या नहीं करेंगे, ये डिसीजन मेकिंग इज कॉल्ड एज स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग. मतलब चूजिंग अ कोर्स ऑफ एक्शन आउट ऑफ अदर ऑल्टरनेटिव्स. व्हेन यू मेक दैट चॉइस, दिस इज कॉल्ड एज स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग. सर, ये क्या बहुत आसान काम है क्या? नहीं. इन a business world, if you look at strategic decision making, if it's a very small decision कि यार for example let's say हमारा कस्टमर को गुड्स डिलीवर करने के लिए लॉजिस्टिक कंपनी वाला बंदा आधे घंटे लेट आएगा, 15 मिनट लेट जाएगा, नोटिफिकेशन देने का है. इट्स ए इजी डिसीजन दैट यस इट्स ओके इवन इफ यू लेट बाय 15-20 मिनट्स. बट इफ इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लेट्स से हमने किस क्वालिटी का रॉ मटेरियल यूज करना चाहिए मैन्युफैक्चरिंग के लिए, हमने पैकेजिंग कैसे करना चाहिए, हमने एडवर्टाइजिंग कैसे करना चाहिए, हमने कितना पैसा कौन से एसबीयू को अलोकेट करना चाहिए, एक एसबीयू रिलेटेड कोई बिजनेस को अक्वायर करना चाहिए या डिस्पोज ऑफ करना चाहिए. मतलब स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग एक आसान काम नहीं है. इसीलिए वो आपको बताएगा देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स इन्वॉल्व्ड, मल्टीपल डायमेंशंस इन्वॉल्व्ड, जो आपने कंसिडर करना चाहिए बिफोर यू कंसिडर एक्चुअली डिसीजन मेकिंग इन केस ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट. तो सर, सबसे पहले डेफिनेशन क्या है. अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग क्या, वो डिफाइन करना पड़ेगा. फिर बताना पड़ेगा डायमेंशंस क्या क्या आपने कंसिडर करनी चाहिए. तो एक काम कीजिए, देखिए, डिसीजन मेकिंग इज अ मैनेजरियल प्रोसेस of choosing a particular course of action out of several alternative options. मतलब आपके पास multiple alternatives रहेंगे, उनको evaluate करके एक specific course of action को choose करना कहलाएगा strategic decision making. Is the concept or the meaning of the word clear to you? Definition क्या लिखना हो, समझ में आया क्या आपको? अब एग्जाम में आपको पूछेगा what are the major dimensions of strategic decisions. अब देखो इसका मतलब क्या है. मतलब जब आप स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस में डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं, तो सर क्या इंपॉर्टेंट चीजें आपने कंसीडर करनी चाहिए, एंड व्हाई यू शुड नो दैट दिस इज नॉट अ इजी जॉब एंड इट विल रिक्वायर लॉट ऑफ एफर्ट्स फ्रॉम योर साइड. ये क्या बोलने का ट्राई कर रहे हैं. जब भी आप ये डिसीजन मेकिंग करते हैं, रिमेंबर
इन डिसीजंस का इंपैक्ट आपके लॉन्ग टर्म प्रोस्पेरिटी ऑफ बिजनेस के ऊपर आता है, बिकॉज यू गोइंग टू मेक इंपॉर्टेंट डिसीजंस जहां पे रिसोर्सेज का बहुत बड़ा एलोकेशन होने वाला होगा. मे बी acquiring a company will require a huge allocation of resources. तो सर इन सब का लॉन्ग टर्म इंपैक्ट आएगा आपके बिजनेस के ऊपर. एंड सुनो, लॉन्ग टर्म इंपैक्ट या इंपैक्ट ऑन द लॉन्ग टर्म प्रोस्पेरिटी सिर्फ आपके एक बिजनेस के ऊपर नहीं आएगा. अगर मैं बोलता हूं मेरे पास 5 एसबीयू है, मैं अगर एक एसबीयू पे एक 70-80% ऑफ माई इन्वेस्टेबल फंड्स को इन्वेस्ट कर रहा हूं, डोंट यू थिंक इट विल ऑल्सो इंपैक्ट माई अदर 4 एसबीयूज? So whenever I'm dealing with multiple businesses or multiple products or multiple service lines, a decision can actually impact my other products or my other SBUs also. That is why ये इतना tricky चीज है, इसीलिए top level management को involve करो, जिनको broader picture रहेगा, जिनका understanding futuristic perspective से रहेगा. तो आपको future oriented होना चाहिए, long term prosperity को दिमाग में रखते हुए decision making करना चाहिए. इसका impact बाकी चीजों पे कैसे आएगा ये भी आपको consider करना पड़ेगा. top level management को involve करना चाहिए and रिसोर्सेज अलोकेशन इन्वॉल्व रहते हैं. और ये रिवर्सिबल डिसीजंस नहीं होते. वंस यू मेक अ चॉइस कि यार आपको एक सिंपल चीज देखो ना यार, टाटा मोटर्स अक्वायर्ड जैगुआर एंड लैंड रोवर. बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन किया जितना पैसा उन्होंने जेएलआर को अक्वायर करने में खर्च किया, उतना ही पैसा अगर वो खुद अपने इंडियन एंटिटी में इन्वेस्ट कर लेते, दे वुड हैव बीटन डाउन मारुति सुजुकी बिग टाइम इन इंडिया. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सिंपल क्वेश्चन है. मारुति आज ही प्रॉफिटेबल एंटिटी है, टाटा मोटर्स अभी भी लॉसेस में एट अ कंसोलिडेटेड लेवल. तो बहुत सारे लोग क्वेश्चन करते हैं कि आपने जो इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लिया था शायद वो अप्रोप्रिएट नहीं था, और आपको मालूम है जेएलआर का परफॉर्मेंस खराब हुआ इसलिए टाटा मोटर्स का ओवरऑल वैल्यू बहुत खराब हो गया था. एक जमाने में 550-600 रुपए पर शेयर मार्केट प्राइस था. इट केम डाउन टू ऑलमोस्ट 200 रुपीज and even less than that once upon a time. So what I'm trying to say is sometimes your decisions may not be valued that much in the market and they may see that आपने शायद decision making सही नहीं किया. इसीलिए major dimensions दिमाग में रखना चाहिए. What are these major dimensions? देखो, number 1, they will require involvement of top level management because यहां पर thinking in totality is required. broader level पे सोचना पड़ेगा, छोटा सोच के बेसिस पे decision making नहीं हो पाएगा. Number 2, sir, it will involve huge commitment of resources. कोई भी नया प्रोजेक्ट लॉन्च करना, कोई भी नया बिजनेस अक्वायर करना, इट विल रिक्वायर ह्यूज एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड ये रिवर्सिबल डिसीजंस नहीं होते हैं, इसीलिए आपको बहुत सोच समझ के डिसीजन मेकिंग करना पड़ेगा. तीसरा चीज, सर, दीज डिसीजंस विल हैव अ सिग्निफिकेंट इंपैक्ट ऑन द लॉन्ग टर्म प्रोस्पेरिटी ऑफ एंटायर बिजनेस, नॉट जस्ट ऑन वन पर्टिकुलर प्रोडक्ट. पूरे के पूरे फर्म के लॉन्ग टर्म प्रोस्पेरिटी पे इंपैक्ट आएगा बिकॉज ये इरिवर्सिबल डिसीजंस नहीं होते हैं. सर, नॉर्मली हमारे डिसीजंस आर फ्यूचर ओरिएंटेड, इसीलिए फोरकास्टिंग अच्छे से होना चाहिए. एक्सपीरियंस लोग चाहिए जिनको मालूम है कि कैसे फ्यूचर को प्रिडिक्ट करके सही तरीके से डिसीजन मेकिंग किया जा सकता है. देखो, प्रिडिक्टिंग द फ्यूचर एंड एनवायरमेंटल कंडीशन, इसीलिए आपको टॉप लेवल को इन्वॉल्व करके इन सब चीजों को इवैल्यूएट करके सही डिसीजन मेकिंग करना चाहिए. फिर सर, ये डिसीजंस का मेजर मल्टी फंक्शनल या मल्टी बिजनेस कॉन्सिक्वेंसेज या इंपैक्ट आता है. अरे यार, अगर आप मेजर पैसा, मेजर रिसोर्सेज एक एसबीयू के लिए अलोकेट करेंगे तो बाकी सबके ग्रोथ के ऊपर भी इंपैक्ट आने वाला है. तो आपको सोच समझ करके ये डिसीजन मेकिंग करना चाहिए. थोड़ा बात समझ में आ रहा है कि ये आपको समझाने का ट्राई कर रहा है क्यों स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग इतना आसान नहीं है. ये सारे डायमेंशंस, ये सारे एस्पेक्ट्स आपको कंसिडर करने चाहिए, दिमाग में रखने चाहिए बिफोर यू मेक अ क्लियर डिसीजन. आर यू एबल टू अंडरस्टैंड इट? एग्जाम में स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग का डेफिनेशन आना चाहिए. फॉलोइंग आर द मेजर डायमेंशंस व्हिच शुड बी केप्ट इन माइंड व्हाइल मेकिंग स्ट्रेटेजिक चॉइसेस. 1 2 3 4 5 5 पॉइंट आने चाहिए. आराम से रीड करो. अगर आपने ये जो लेफ्ट वाला पार्ट है ये भी सेल्फ एक्सप्लेनेंट है पूरा का पूरा. ये हेडिंग भी यहां पर ना अपने आप में एक पूरा सेंटेंस है डिटेल के अंदर बना करके दिया है. उतना भी लिखा तो भी आपका काम हो जाएगा. नॉर्मली सजेस्टेड आंसर में हमने ये चीज नोटिस किया है. आराम से रीड करो. ये आईसीआई का बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा ये क्वेश्चन. चैप्टर नंबर 3 में से वन ऑफ द मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस है.
आगे बढ़े। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज स्ट्रेटेजिक इंटेंट। बट इंटेंट पढ़ने से पहले, बिफोर वी रीड स्ट्रेटेजिक इंटेंट, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, कुछ कॉन्सेप्ट्स है, उसके पहले विजन, मिशन, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर क्लैरिटी लेते हैं। वो समझ में आया, स्ट्रेटेजिक इंटेंट अपने आप समझ में आएगा। लेट्स गो टू द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, दैट इज स्ट्रेटेजिक विजन। In your modules, page number 3.6. Can you see the vision or strategic vision? Now, what is vision? Don't you think it's a roadmap of company's future? कि as a company आप किस तरीके का कंपनी बनना चाहते हो, किस तरीके का ऑर्गेनाइजेशन बनना चाहते हो, किस तरीके के कस्टमर्स को फोकस करना चाहते हो, किस तरीके का प्रोडक्ट्स बना करके मार्केट में डिलीवर करना चाहते हो। These all aspects are more of futuristic in nature. वो बता रहा है कि आपका विजन क्या, आप एग्जैक्टली किस तरीके का कंपनी बनना चाहते हो। सो सर, व्हाट इज स्ट्रेटेजिक विजन? देखो, इट इज अ रोड मैप, मतलब ये प्लान ऑफ एक्शन है हमारे फ्यूचर का। इसमें डिटेल्स आएंगे कि हम किस टेक्नोलॉजी पे फोकस करना चाहते हैं, किस कस्टमर को टारगेट करना चाहते हैं, किस तरीके का ज्योग्राफिकल प्रोडक्ट मार्केट को परस्यू करना चाहते हैं, एज अ ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके का कंपनी बनना चाहते हैं। मतलब बॉटम लाइन, ये सारे क्वेश्चंस का अगर आपको आंसर मिल जाए तो एक तरीके से आपने विजन को पढ़ा है, ये आपको समझ में आ जाएगा। तो विजन बेसिकली मुझे ये सब चीजें एक्सप्लेन करके दिखाता है कि एक कंपनी किस डायरेक्शन में जा रहा है या जाना चाहता है। दैट इज कॉल्ड एज स्ट्रेटेजिक विजन। आराम से पढ़ो, रोड मैप ऑफ कंपनीज फ्यूचर, मतलब इसमें थोड़ा स्पेसिफिक डिटेल्स मिलेगा अबाउट द फॉलोइंग। एटलीस्ट इनमें से कोई तो 2-3 पॉइंट आपको आने चाहिए। द मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस विल बी दीज, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड इन दोनों में से कोई भी एक। दैट इज बेसिकली आपका टारगेट मार्केट क्या है, टेक्नोलॉजिकली आपको फोकस शिफ्ट हो रहा है क्या, आप कैसा कंपनी बनना चाहते हो फ्यूचर के अंदर, ये आपका आंसर के अंदर डेफिनेशन के फॉर्म में आना चाहिए। देखो बेटा, चैप्टर नंबर 3 बहुत सिंपल लगता है एक्चुअली के अंदर, बट आंसर लिखना बहुत चैलेंजिंग है। अब एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछेगा, स्ट्रेटेजिक विजन क्या है, वो 1 मार्क या 2 मार्क के लिए रहेगा। बट आगे क्वेश्चन क्या रहेगा, सर हाउ डू यू डेवलप अ स्ट्रेटेजिक विजन, मतलब एक पॉइंट आ सकता है एलिमेंट्स ऑफ अ स्ट्रेटेजिक विजन, या पूछ सकता है स्पेसिफिकली व्हाट आर द एसेंशियल्स ऑफ अ स्ट्रेटेजिक विजन। ऑनेस्टली स्पीकिंग स्टूपिड है। मैं आपको एक बात बता रहा हूं ऑनेस्टली, मैं आपको जब थोड़ा देर बाद में, मतलब इन अदर सेशंस जब हम, मैं सब्जेक्ट पर शिफ्ट नहीं करना चाहिए, पर ऑडिट के अमेंडमेंट्स के बारे में बात करेंगे। मैंने हमेशा रेगुलर सेशंस में बोला है कि कभी कभी 2 हेडिंग बनाते हैं, दोनों का मतलब सेम ही रहता है, फिर कुछ सालों के बाद किसी को रियलाइज होता है ऐसा हो गया, और वो अमेंडमेंट आता है कि वो एक हेडिंग नहीं रही, या अमेंडमेंट आता है दोनों को एक हेडिंग में डाल दिया है, दोनों में 4-4 पॉइंट थे, दोनों को मर्ज करके क्लब करके 5 पॉइंट बना दिए। समझ रहे हो मेरे बात? पर जब तक ऐसा नहीं होता है तब तक टॉर्चर होता है। या तो एसेंशियल पे क्वेश्चन आएगा या एलिमेंट पे क्वेश्चन आएगा, और अगर तूने एलिमेंट के क्वेश्चन में एसेंशियल लिख दिया 0 मिलेगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट? ये एक अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है थियरी सब्जेक्ट्स का इन एनी कोर्स अक्रॉस इंडिया, नॉट जस्ट दिस कोर्स, एनी कोर्स अक्रॉस इंडिया। हाँ, प्रॉब्लम हमारे को प्रोफेशनल कोर्स में ज्यादा होता है, क्योंकि यहां पर ये गिने चुने सब्जेक्ट और दर्द बहुत देते हैं। समझ रहे हो मेरा बात? ऑनेस्टली दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। मेरे को बात बताओ, क्या एलिमेंट्स है, मतलब क्या सोच करके विजन बनाऊंगा, या विजन बनाने के लिए क्या क्या चीजें एसेंशियल है। समझ रहे हो मेरा बात? मतलब इट इज यूजलेस, बट अनफॉर्चुनेटली तुमको दिमाग में रखना पड़ेगा कि भाई एलिमेंट में क्या लिखने का है और एसेंशियल में। मैं तुमको दिखा दूंगा, आईसीआई ने एलिमेंट में भी स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछा है, एसेंशियल में भी स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछा, और तुमने मैच नहीं किया ना, मैच मतलब वो नहीं लिखा ना, 0 है बाय डिफॉल्ट, या 1 नंबर स्ट्रेटेजिक विजन के डेफिनेशन में मिल जाएगा बस। तो मैं कुछ कर नहीं सकता, मैं पक्का बोलता हूं आपको, 2 साल बाद, 4 साल बाद, 6 साल बाद सिलेबस तो बदलेगा नहीं, पर जब भी होगा तब दोनों में से पक्का एक कमिटमेंट आएगा कि अब एक हेडिंग नहीं रही। जैसे मैं तुमको दिखाऊंगा, आई एम श्योर मंडे या ट्यूसडे को अपन जब डिस्कस करेंगे, ऑडिट प्रोग्राम के अंदर भी ऐसा था, ऐसे 300 के अंदर फाइनली उन्होंने अमेंडमेंट किया कि अब एक हेडिंग नहीं है, सिर्फ एक हेडिंग बची है, और जो हेडिंग हटा दी उसके अंदर 2 पॉइंट इधर उठा के डाल दिए जो लॉजिकल थे। जाने दीजिए, बहुत आज के लिए हो गया रैंटिंग। लेट्स कम बैक टू द एलिमेंट्स ऑफ स्ट्रेटेजिक विजन। इनका एलिमेंट्स क्या है? देखो सुनो मेरा बात, ये बोलता है अगर आपको स्ट्रेटेजिक विजन बनाने का है, सबसे पहले पता करो आज आपका करंट पोजीशन क्या है। मुझे बताओ, लॉजिकल है ना, विजन बनाने के लिए ये तो पता होना चाहिए मेरा करंट पोजीशन क्या है। मतलब यू शुड नो करंटली हु यू आर एंड व्हाट यू डू, मतलब फाइंड आउट वेयर यू आर बेसिकली। तो आज अपना करंट प्रेजेंस पता करो, प्रेजेंट सिचुएशन, इसके बेसिस पे डिसाइड करो आप किस डायरेक्शन में जाना चाहते हो। मतलब टू कम अप विद अ विजन, स्टार्ट विद योर मिशन।
देखो विजन और मिशन में डिफरेंस क्या है थियरिटिकली, रियल लाइफ में हम दोनों को साथ साथ में यूज करते हैं। मैं आपको रिलायंस का रिपोर्ट पहले भी दिखा चुका हूं, वापस दिखा दूंगा। पीपल यूज देम इंटरचेंजेबली एंड साथ में यूज करते हैं। हाँ मैं मानता हूं टेक्निकली डिफरेंस है। मिशन इज आज का करंट सिचुएशन, हु यू आर व्हाट यू डू, आपका आज का करंट पोजीशन, आपका करंट इंट्रोडक्शन इज योर मिशन, MISSION। यहां से डिसाइड होता है आप कहां जाना चाहते हो, व्हाट डू यू वांट टू बिकम। इट्स मोर ऑफ अ फ्यूचरिस्टिक आंसर, दैट इज योर विजन। डू यू गेट माई पॉइंट? बट जब ज्यादा पढ़ने लग जाओगे मिशन को तो ऐसा लगेगा मिशन में भी विजन है, क्योंकि दोनों साथ साथ में कंसीडर होता है। इट विल साउंड दैट मिशन के अंदर का कंटेंट भी विजन बनना शुरू हो जाएगा धीरे धीरे, क्योंकि बेटा दोनों को साथ साथ में यूज किया जाता है, ना कि अलग अलग। डू यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट? तो सर एलिमेंट्स ऑफ स्ट्रेटेजिक विजन, सबसे पहले वेयर आर वी एंड व्हाट डू वी डू। समझ रहे हो मेरा बात? इससे डिसाइड करेंगे वेयर आर वी गोइंग, एंड फिर ये जो विजन बनाओगे ना उसको बहुत अच्छे शब्दों में क्लियर तरीके से एंथुसियास्टिक टर्म्स यूज करके, मतलब लोगों को मोटिवेटेड फील हो अक्रॉस द ऑर्गेनाइजेशन, क्रिस्पली इसको डिजाइन करके आप अपने एम्प्लॉइज तक पहुंचाएंगे। तो सर 3 इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। नंबर 1, सबसे पहले कम अप विद अ मिशन स्टेटमेंट, मतलब पहले डिसाइड करो हु वी आर एंड वेयर आर वी नाउ। इसके हिसाब से ये बेस क्रिएट हुआ, यहां से डिसाइड करो वेयर आर वी गोइंग। देखो नंबर 2, यूजिंग द मिशन स्टेटमेंट एज अ बेस डिसाइड योर लॉन्ग टर्म कोर्स ऑफ चॉइस, दैट इज वेयर आर वी गोइंग। पहले बोला आप कहां हो पता करो, फिर डिसाइड करो आप कहां जाना चाहते हो। और तीसरा पॉइंट देखो क्या बोल रहे हैं, आप अपने विजन को क्लियर एक्साइटिंग टर्म्स में अक्रॉस ऑर्गेनाइजेशन, सब लोग उससे कमिटेड बने, ऐसे शब्दों के अंदर लोगों तक ये अपना विजन पहुंचाओ। इफ यू कैन डू दैट वी विल से स्ट्रेटेजिक विजन इज एब्सोल्युटली कंप्लीट। जो रेलेवेंट एलिमेंट्स है उसमें एग्जिस्ट करते हैं, इसके बियॉन्ड मैं कुछ एक्सप्लेन कर नहीं सकता हूं ऑनेस्टली, मेरे पास भी स्कोप नहीं है, मेरे को भी 3 ही पॉइंट पढ़ाने के। स्ट्रिक्टली मैं भी कोई नया पॉइंट ऐड कर सकता नहीं एग्जाम के हिसाब से। डू यू अंडरस्टैंड दिस? स्पेंड 2 मिनट्स, एलिमेंट्स को पढ़ो। याद रखने का तरीका, पहले मिशन है, उससे फिर डिसाइड होगा किधर जाने का है, और सर जो भी डिसाइड किया ना उसको अच्छे शब्दों में आपको ऑर्गेनाइजेशन वाइड कमिटमेंट इंश्योर करने के लिए बताना पड़ेगा, मतलब कम्युनिकेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग हो गया एंड स्ट्रेटेजिक विजन का मतलब हो गया और एलिमेंट्स हो गया। अब एक और पॉइंट है, एसेंशियल्स ऑफ अ स्ट्रेटेजिक विजन, मतलब सेम ही है बट इनके हिसाब से मतलब क्या है। सर अगर आपको अच्छा विजन बनाने का है आपको क्रिएटिव तरीके से सोचना पड़ेगा, तो देयर आर कुछ टर्म्स है यहाँ पे, यू हैव टू थिंक क्रिएटिवली इनके हिसाब से। नंबर 2, यू हैव टू बी एन इंटेलिजेंट एंटरप्रेन्योर, मतलब माइंडसेट एक बिजनेसमैन या बिजनेस वुमेन जैसा होना चाहिए, तो आप अच्छा विजन बना पाओगे। देखो नंबर 1 पॉइंट को मार्क करना, सर इट विल रिक्वायर थिंकिंग क्रिएटिवली। नंबर 2, इट विल रिक्वायर इंटेलिजेंट एंटरप्रेन्योरशिप। वापस सेम थर्ड चीज क्या, बहुत अच्छे शब्दों में इंटरेस्टिंग तरीके से आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा ताकि लोगों को लगे हाँ ये सिर्फ तुम्हारा विजन नहीं है, हमारा भी विजन है। याद है कि एक वर्ड पढ़ाया था शेयर्ड विजन, एक होता है विजन शेयर्ड, एक पर्सन आपको बोल रहा है ये हम सबका विजन है, और दूसरा बोल रहा है शेयर्ड विजन, कम्युनिकेट करने की जरूरत ही नहीं है, वी ऑल बिलीव इन द सेम डायरेक्शन। तो उसके लिए आपको बहुत अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करके अच्छे से प्रेजेंट करना आना चाहिए। तो देखो सर आपको बहुत अच्छे शब्द, द बेस्ट वर्डेड विजन will clearly and crisply illuminate the direction in which organization is headed। मतलब बहुत सिंपल शब्दों में, अच्छे शब्दों में अगर आपने विजन बनाया तो लोगों को सही में समझ में आएगा और एम्प्लॉइज को भी फील होगा दैट एग्जैक्टली किस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं। एक पॉइंट और है देखो सर, अ वेल आर्टिकुलेटेड, सेम ही चीज है, आर्टिकुलेटेड मतलब प्रिपेयर करके प्रेजेंट करने का तरीका। अ वेल आर्टिकुलेटेड विजन विल क्रिएट एंथुजियाज्म अक्रॉस द ऑर्गेनाइजेशन की मैनेजमेंट ने किस तरीके से लोगों को अपने बारे में चीजें प्रेजेंट की है, एंड बाकी सब लोग एंगेज्ड फील करेंगे, दे विल ऑल्सो फील पार्ट ऑफ योर विजन। बॉटम लाइन सी और डी दोनों को दोनों बोल रहे हैं, अच्छे शब्दों में बनाओ, अच्छे से प्रेजेंट करो ताकि शेयर्ड विजन बने। क्या बने? शेयर्ड विजन। व्हाट इज शेयर्ड विजन? व्हेन वी ऑल बिलीव इन द सेम डायरेक्शन, दैट इज कॉल्ड एज शेयर्ड विजन। बात समझ में आया क्या? ये तुम्हारे एसेंशियल्स है। अब देखो एग्जाम में एसेंशियल्स बहुत रिसेंटली पूछे हैं, मतलब ज्यादा चांसेस है अगली बार जब आएगा एलिमेंट आएगा।
समझ रहे हो मेरे बात? अगर पढ़ना ही है डिटेल में तो एलिमेंट्स को पढ़ना भाई इस बार मेरे हिसाब से बहुत ही घटिया लॉजिक है, पर कोई और लॉजिक है नहीं अपने पास में, ठीक है। स्ट्रेटेजिक विजन का मतलब क्लियर है, एलिमेंट्स क्लियर है, एसेंशियल्स क्लियर है। गिविंग यू 1 मिनट, एक बार देख लो चाहिए तो वापस, फिर हम आगे जाएंगे मिशन के साथ में। ठीक है, लेट्स गो टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, मिशन स्टेटमेंट। देखो मिशन का मतलब है हु वी आर एंड व्हाट वी डू, मतलब इट्स मोर लाइक योर करंट सिचुएशन को अगर आप ड्राफ्ट करके डिजाइन करके बताना चाहेंगे, मतलब आज की तारीख में आप किन कस्टमर्स को टारगेट करके प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, क्या क्या प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, आज आपका कंट्रीब्यूशन क्या है सोसाइटी के अंदर, वो आपके मिशन स्टेटमेंट से पता चलता है। ऑनेस्टली बेटा मिशन एंड विजन साथ साथ चलते हैं, तब जाकर के दोनों का अच्छा ड्राफ्टिंग हो पाएगा। यू कैन नॉट थिंक अबाउट देम इंडिपेंडेंटली, दे हैव टू गो हैंड इन हैंड। बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मिशन स्टेटमेंट का मतलब क्या है? इट्स बेसिकली एन आंसर टू द क्वेश्चन हु वी आर एंड व्हाट वी डू करंटली, दैट्स योर मिशन स्टेटमेंट। तो देखो इधर आओ सर, a company's mission statement is typically focused, definition में ये आएगा, typically focused on your present business scope, that is who we are and what we do। मतलब आज करंट सिचुएशन में हमारे कैपेबिलिटीज क्या है, किन कस्टमर्स पे हम फोकस कर रहे हैं, क्या क्या बिजनेस एक्टिविटीज हम अंडरटेक करते हैं, एंड सिंपल शब्द में मेरा बिजनेस को क्या क्या चीजें बना रही है। फॉर एग्जाम्पल आईटीसी को ये सारे सेगमेंट्स मिलकर के आईटीसी बना रहे हैं, दैट्स योर बिजनेस मेकअप। कैन आई से द बिजनेस मेकअप इज ऑल दी डिफरेंट प्रोडक्ट्स और एसबीयूज व्हाट एक्चुअली यू डील विथ टुडे, व्हाट यू हैव बीन डिलीवरिंग टू द कस्टमर। मतलब प्रेजेंट के बारे में बात करना इज योर मिशन स्टेटमेंट। इज दिस क्लियर टू यू? अच्छा एक बात तो, एक कंपनी को मिशन स्टेटमेंट क्यों चाहिए? डोंट यू थिंक अगर एक मिशन स्टेटमेंट नहीं हुआ, मतलब इफ अ कंपनी इज लेट्स से 10,000 एम्प्लॉइज, डू यू गेट माई पॉइंट? इफ पीपल डोंट, अच्छा वो बात तो अलग है रियल लाइफ में, तुम तो एक ये थॉट में आता ही होगा तुम्हारा, सर मतलब अगर मैं इन्फोसिस ज्वाइन कर रहा हूँ, क्या मैं इन्फोसिस का मिशन स्टेटमेंट पढ़ने के बाद डिसाइड करूंगा मेरे को ज्वाइन करने का है? रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता है। बट थियरिटिकली मिशन स्टेटमेंट का मतलब क्या है? इट्स अ वेरी ओल्ड कॉन्सेप्ट। अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में मल्टीपल लोग काम कर रहे हैं, उन सबको पता होना चाहिए हम सब करते क्या है। So it's more like bringing everyone together, making people realize what we are really working towards। ताकि ऐसा नहीं होना चाहिए अगर कोई एक इंसान एक डिपार्टमेंट में स्पेसिफिक काम कर रहा है, उसको ये मालूम ही नहीं है कि मेरे काम का रेलेवेंस एक्चुअली में एज ए बिजनेस कितना है। आर यू अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट? तो सर पर्पस क्या है मिशन का? सर पर्पस है सब लोगों को सही में ये रियलाइज होगा हम क्या करते हैं, सब लोग एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करके बेटर काम कर पाएंगे, रिसोर्सेज का बेटर इस्तेमाल कर पाएंगे, हम कुछ जो इश्यूज या प्रॉब्लम्स है बिटवीन डिपार्टमेंट्स उनको इजीली सॉल्व कर पाएंगे। एंड ऑब्वियसली अगर मिशन स्टेटमेंट रहेगा तभी तो विजन लॉजिकली बना पाएंगे। अरे यस और नो? नीचे आओ। वाई शुड एन ऑर्गेनाइजेशन हैव अ मिशन? 2-3 पॉइंट को मार्क करता हूं। नंबर 1, टू एंश्योर यूनानिमिटी ऑफ पर्पस, दैट मीन्स एवरीवन शुड नो दैट वी ऑल बिलीव इन अ सिंगल डायरेक्शन। एंड व्हाट इज दैट डायरेक्शन? हम एग्जैक्टली करते क्या सबको पता होना चाहिए। नंबर 2, इट कैन एक्ट एज अ मोटिवेशन फॉर बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन रिसोर्सेज। मतलब अगर हम बोलते हैं कि यार हम ना सबसे एफिशिएंट क्वालिटी का प्रोडक्ट बना करके मार्केट तक पहुंचा रहे हैं, सबको लगेगा ना हाँ हमको एफिशिएंटली काम करना है, तभी हम हमारे मिशन का पार्ट बन पाएंगे। नंबर 3, सर एक तरीके से एक बेसिस बनेगा, स्टैंडर्ड बनेगा कि भाई रिसोर्सेज को कैसे एलोकेट करना है, कितना एलोकेट करना है। लोगों को पता चलेगा ना यार अगर एज अ कंपनी वी आर इनटू 3 प्रोडक्ट्स और 3 इंडस्ट्रीज, बट हमारा मेजर कंट्रीब्यूशन इधर से आ रहा है, तो कहना इसे ऑब्वियसली मेजर रिसोर्सेज का कंजम्पशन भी इस साइड में ज्यादा होने वाला है। ये क्लैरिटी रहेगा, थॉट प्रोसेस क्लियर होना चाहिए। जैसे आईटीसी क्लियरली बोलता है, बार-बार एग्जांपल ले रहा है, पर वो बोलता है हमारे पास रेवेन्यू टोबैको से आ रहा है, पर टोबैको में हम इन्वेस्टमेंट नहीं करते। हमारा मेजर इन्वेस्टमेंट जो है वो दूसरे इंडस्ट्री के अंदर होता है, होटल इंडस्ट्री में होता है, एफएमसीजी में होता है, रादर हम ट्रू एफएमसीजी बनना चाहते हैं। तो क्लियरली उनके मिशन स्टेटमेंट से पता चलता है कि एग्जैक्टली हम रिसोर्स को अलोकेट किस बेसिस पे कर रहे हैं, ताकि लोगों को मालूम रहेगा कि भाई मेरा एग्जैक्टली रोल क्या रहने वाला है। नेक्स्ट देखो सर, इट ऑल्सो स्टैब्लिशेस अ टोन और ओवरऑल क्लाइमेट अक्रॉस द ऑर्गेनाइजेशन विच मेक्स पीपल फील दैट ओके वी आर पार्ट ऑफ अ कॉर्पोरेट कल्चर, और वो कल्चर कैसे डेवलप हो रहा है वो आपके मिशन स्टेटमेंट से समझ में आता है। तो ये इनडायरेक्टली चीजें बता रही है कि कैसे मिशन स्टेटमेंट लोगों को साथ में लाएगा।
एक स्टैंडर्ड बनेगा जिसके ऊपर रिसोर्स का एलोकेशन किया जाएगा. इट कैन एक्ट एज अ फोकल पॉइंट कि भाई ये हमारा कोर पार्ट है. ऑल ऑफ अस डायरेक्टली इनडायरेक्टली नीड टू इंश्योर कि हम ये चीज अचीव कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं. दैट्स योर मिशन स्टेटमेंट. प्लीज समझो, मिशन स्टेटमेंट एक्चुअली में ज्यादा इंपॉर्टेंट है. इसके बिना आप विजन नहीं बना सकते हो. रादर मिशन स्टेटमेंट से पता चलता है एक कंपनी आज की तारीख में है क्या और वो क्या कर रहा है. दैट्स योर मिशन स्टेटमेंट. क्लियर है क्या? अच्छा, डोंट यू थिंक हर कंपनी चाहेगा अब मेरा मिशन स्टेटमेंट यूनिक रहे, उसमें जो वर्ड्स है वो अलग होने चाहिए. इट शुड लुक लाइक दैट यस वी आर डिफरेंट फ्रॉम अदर्स इन दी और इन द इंडस्ट्री, नॉट जस्ट द इंडस्ट्री, अक्रॉस द वर्ल्ड. तो इसीलिए जब आप मिशन स्टेटमेंट बना रहे हैं क्या क्या चीजें दिमाग में रखेंगे. कैन यू सी गाइडलाइंस इन फॉर्मुलेशन ऑफ मिशन स्टेटमेंट. मार्क करना, कभी कभी पूछ लेते हैं ये स्पेसिफिक. जैसे याद है एलिमेंट्स ऑफ स्ट्रेटेजिक विजन, वैसे गाइडलाइंस कि कैसे आप मिशन स्टेटमेंट को बनाएंगे. टाइम पास आंसर है. देखो सर, हर कोई चाहता है कि हमारा मिशन स्टेटमेंट अपना स्पेशल आइडेंटिटी बनाए, हमारा अलग एम्फोसिस इन पाथ फॉर डेवलपमेंट दिखाए. इट शुड सेट अस अपार्ट फ्रॉम ऑल अदर ऑर्गेनाइजेशन. हर कोई यही चाहेगा व्हाइल डेवलपिंग द मिशन स्टेटमेंट. डू यू एग्री विथ मी और नॉट? बट हर कोई सबसे पहले अपने सारे कॉम्पिटिटर का मिशन स्टेटमेंट पढ़ेगा भी, तभी तो डिसाइड कर पाएगा ना हाउ आर यू डिफरेंट. ऑब्वियसली यस और नो. एंड द सेम कॉन्सेप्ट इधर भी, चॉइस ऑफ वर्ड्स आर गोइंग टू प्ले इंपॉर्टेंट रोल बिकॉज चॉइस ऑफ वर्ड्स विल हेल्प यू एक्सप्लेनिंग कि एग्जैक्टली हम करते क्या है. देखो नेक्स्ट, अ कंपनीज बिजनेस इज डिफाइंड बाय व्हाट नीड्स इट इज ट्राइंग टू सेटिस्फाई. मतलब जब आप मिशन बना रहे हैं तो आप क्या सोचेंगे कि भाई हम इनडायरेक्टली क्या प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, किस तरीके का लेट्स से प्रोडक्ट क्रिएट करने के बारे में सोच रहे हैं, क्या हमारा कोर टारगेट मार्केट है. देखो नंबर 2, विच कस्टमर ग्रुप इट इज टारगेटिंग, व्हाट काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी एंड कॉम्पिटेंसीज वी आर यूजिंग. मतलब जब हम हमारा मिशन स्टेटमेंट लिख रहे हैं तो हम सोचेंगे हम एग्जैक्टली क्यों एग्जिस्ट करते हैं एज ए कंपनी. डू यू गेट माई पॉइंट? दैट विल हेल्प मी डेवलपिंग माई मिशन स्टेटमेंट. एंड थर्ड पॉइंट विल टॉक अबाउट सर इट शुड बी यूनिक, ताकि सर ऐसा लगेगा you are extremely different from the other organization. अब आप बोलो कि A और C में डिफरेंट क्या है, मेरे को भी नहीं मालूम, पर तुमको ऐसा लिखने का है, ऑप्शन नहीं है. ICI मॉड्यूल का आंसर है ये, मैंने नहीं लिखा है. अब अगले पॉइंट में आईसीआई खुद प्रूव करेगा कि कभी कभी मिशन पढ़ते पढ़ते हम विजन बन जाते हैं. देखो नीचे आओ. सर मिशन क्या है, व्हाट बिजनेस आर वी इन, इट्स ए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ये वो उस जमाने का बात कर रहे हैं जब लोग एक्चुअली में थियोरेटिकली बिजनेस नहीं पढ़ते थे. डू यू गेट माई पॉइंट? इट्स अबाउट द टाइम ऑफ मिस्टर पीटर ड्रकर. मतलब वेरी वेरी ओल्ड सिनेरियोस. तो वो तब उन्होंने एक इंपॉर्टेंट थॉट प्रोसेस डेवलप किया कि भाई लोग ना कुछ भी एक्टिविटी कर रहे हैं एंड रैंडमली ना विदाउट थिंकिंग कौन सी इंडस्ट्री में क्या हो रहा है, दे जस्ट पार्ट ऑफ एनी एक्टिविटी. ऐसा नहीं होना चाहिए. पीपल शुड हैव अ क्लैरिटी कि एग्जैक्टली हम क्या बिजनेस कर रहे हैं. इफ देयर इज अ लैक ऑफ क्लैरिटी योर एम्प्लॉइज विल नॉट नो व्हाट टू डू, एंड इफ दे डोंट नो व्हाट टू डू इनएफिशिएंसी विल इंक्रीज, एंड इफ इनएफिशिएंसी विल इंक्रीज प्रॉफिटेबिलिटी विल कम डाउन. उनका लॉजिक ठीक था. अब देखो उन्होंने क्या बोला, अगर आपको सही में जानना है एज ए कंपनी हम क्या कर रहे हैं तो आपने फॉलोइंग क्वेश्चन पूछने चाहिए, और ये पूछते पूछते ही आप विजन में चले जाओगे. देखो व्हाट इज आवर मिशन, हाउ इट इज पॉसिबल. हेडिंग ही ये है क्या, व्हाट इज आवर मिशन, और पहला क्वेश्चन ही है व्हाट इज आवर मिशन. नंबर 2, व्हाट इज आवर अल्टीमेट पर्पस, इट इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम द फर्स्ट क्वेश्चन. नंबर 3, व्हाट डू वी वांट टू बिकम, हैव दे मूव टू विजन. slowly next, what kind of growth do we seek, vision. what business are we in, वापस coming back to mission. फिर next, whom do we intend to serve, मतलब टारगेट मार्केट क्या है हमारे. what human need do we need to serve. ठीक है, हमको इस बिजनेस में क्यों आए. ऐसे क्वेश्चंस का आंसर से आपको आपका मिशन समझ में आएगा और शायद आप डिसाइड कर पाएंगे आपका मिशन क्या है और आपका विजन क्या होना चाहिए. ये सिर्फ रीड करके छोड़ सकते हैं. एग्जाम के हिसाब से गाइडलाइंस इंपॉर्टेंट है. एंड वाई शुड वी हैव अ मिशन में एटलीस्ट 1 2 3 पॉइंट तो आने चाहिए. That will be more than sufficient for you to answer what is mission statement and why we need a mission and guidelines to come up with a mission statement. देखो एग्जाम के हिसाब से चैप्टर नंबर 3 में शुरुआत कहां से की है. सबसे पहले स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग, उसके डायमेंशंस, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. दूसरा स्ट्रेटेजिक विजन, उसके एलिमेंट्स क्या हैं या उसके एसेंशियल्स क्या हैं. तीसरा क्वेश्चन मिशन स्टेटमेंट क्या है,
व्हाई वी नीड मिशन स्टेटमेंट एंड गाइडलाइंस क्या है टू कम अप विद अ राइट मिशन स्टेटमेंट। अब सर एक क्वेश्चन जो आता नहीं है बट बुक के अंदर है, डिफरेंस बिटवीन मिशन एंड पर्पस। डिफरेंस बिटवीन मिशन एंड पर्पस। डायरेक्टली कम टू पेज नंबर 3.11। मिशन वर्सेस पर्पस यूजलेस है एकदम, दोनों सेम है, इंटरचेंजेबली यूज होते हैं। इनके हिसाब से एक छोटा टेक्निकल डिफरेंस है। क्या टेक्निकल डिफरेंस है? मिशन के केस में मार्क करो, इट डिफाइंस द रोल दैट एन ऑर्गेनाइजेशन प्लेज इन सोसाइटी। क्या रोल हम प्ले कर रहे हैं सोसाइटी के अंदर, मतलब ऐसा क्या नीड है जो हम सॉल्व कर रहे हैं, दैट्स आवर मिशन। पर्पस ओपन एंडेड है सर, वो हर ऑर्गेनाइजेशन का अपना पर्पस बहुत अलग हो सकता है। तो इनके हिसाब से एक बुक पब्लिशर और एक मैगजीन लिखने वाला, दोनों का मिशन सेम है बट पर्पस अलग अलग हो सकता है। व्हाट इज द मिशन? दे बोथ आर सर दे आर प्लेइंग द सेम रोल ऑर्गेनाइजेशन में, चाहे मैगजीन पढ़ने वाला आदमी है चाहे बुक पढ़ने वाला आदमी, दोनों को इंफॉर्मेशन चाहिए। सो इंफॉर्मेशन नीड इज द मिशन, डू यू गेट माई पॉइंट, विच इज कॉमन, बट जो पर्पस है वो दोनों का अलग अलग हो सकता है। तो कैसे? देखो ये एग्जाम्पल पढ़ने के बाद आपको समझ में आएगा। देयर मिशन इज आइडेंटिकल बट द पर्पसेस आर डिफरेंट। ये लाइन याद रखना, मिशन इज व्हाट रोल यू प्ले इन द सोसाइटी एंड पर्पस इज वॉट एवर यू वॉन्ट टू achieve as an organization, that is anything you want to strive for as an organization is your purpose. They both look same, they are same, but they are different when you are writing the answer. And please give the same example, don't try to use another example, it will definitely go wrong because there is no difference. ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। अगेन दोनों सेम ही होते हैं, दोनों इंटरचेंजेबली यूज होते हैं, बट इनके हिसाब से नीचे इंपॉर्टेंट, गोल्स आर ओपन एंडेड, मार्क कर लो, एंड ऑब्जेक्टिव्स आर क्लोज एंडेड। देखो यार गोल्स ऑब्जेक्टिव्स वगैरह क्यों है, व्हाई आर वी लर्निंग दिस, व्हाई आर वी अंडरस्टैंडिंग दिस। देखो आपने मिशन के बेसिस में विजन बनाया, बट विजन आपका 5 साल 10 साल 15 साल का प्लान होता है, यस और नो, बट ये इंश्योर करना कि आप 10 साल में वहां तक पहुंचो, 15 साल में वहां तक पहुंचो, डोंट यू थिंक आपको शॉर्ट टर्म गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए? तो ये क्या बोल रहा है, अपने विजन को छोटे छोटे गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स में डिवाइड कर लो, ताकि दे विल एक्ट एज अ यार्ड स्टिक, बेसिकली अ टूल ऑफ मेजरमेंट दैट आर वी मूविंग इन द राइट डायरेक्शन और नॉट। एक सिंपल एग्जांपल सुनो, एक सिंपल से एग्जांपल, सर हम 2022 में हैं, हमारा जो विजन है दैट बाय 2030 लेट्स से हमारा करंट मार्केट शेयर जो है 5% है। आई वॉन्ट माई मार्केट शेयर टू बी 50% बाय एंड ऑफ 2030। बहुत लॉन्ग टर्म प्लान हो गया। डोंट यू थिंक मैं उस डायरेक्शन में सही तरीके से मूव कर रहा हूं? इसके लिए मुझे रेगुलरली अपने आप को इवेल्युएट करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा, आई विल मेक अ प्लान फॉर 2023, 2025, 2027. Can I say these are my short-term goals and objectives, which will act as a yardstick or a tool of measurement that whether am I going in the right direction the way I had made a plan in 2022. Do you understand this? That's the main logic of goals and objectives. ऊपर आओ, एक लाइन को मार्क करो। देखो, objectives are organization's performance targets, the results or outcomes it wants to achieve. Can I say they are functioning as a yardstick for tracking your performance and progress? Point number A is definition, important है, मार्क कर लेना। फिर गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स आर इंटरचेंजेबली यूज, दोनों के दोनों सेम होते हैं। ध्यान रखना, हम हमारे मिशन एंड विजन को ही गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स में टुकड़ों में डिवाइड कर दें, ताकि सही में हम वो विजन को अचीव कर पाएंगे, ये हमको कॉन्स्टेंटली पता रहेगा। इसीलिए आपको अपना मिशन से विजन बनाना चाहिए और फिर उस विजन को छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करना चाहिए, दैट इज कॉल्ड एज गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। इनके हिसाब से गोल्स आर ओपन एंडेड, ऑब्जेक्टिव्स आर क्लोज एंडेड, मतलब ऑब्जेक्टिव्स आर स्ट्रिक्टली इतना है तो ऐसा ही होना चाहिए, गोल्स आप बदल भी सकते हो, उसको थोड़ा बहुत चेंज भी कर सकते हो। समझ में आया क्या? इतना पता होना चाहिए। नेक्स्ट पेज पे आओ, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। अच्छा, ये नहीं बोल रहे लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑब्जेक्टिव्स बोल रहे हैं। अब एक बात सोचो, चाहे गोल्स हो ऑब्जेक्टिव्स हो, कैरेक्टरिस्टिक्स सेम रहेंगे। डोंट यू थिंक जब आप ऑब्जेक्टिव्स बना रहे हो रियलिस्टिक होने चाहिए, चैलेंजिंग होने चाहिए, प्लस मेजरेबल भी होने चाहिए। ऐसा नहीं सर 2024 में हमको ग्रोथ चाहिए, अच्छा ग्रोथ चाहिए, मतलब अच्छा क्या होता है, 5 का 20 चाहिए, 15% चाहिए, मतलब मेजरेबल होने चाहिए, अचीवेबल होने चाहिए, रियलिस्टिक होने चाहिए, फिर चैलेंजिंग भी होनी चाहिए एट द सेम टाइम, यस और नो, कंट्रोलेबल भी होने चाहिए। ये सारे पर्सपेक्टिव आपको पता होने चाहिए। तो देखो कैरेक्टरिस्टिक्स में देखो, नंबर 1 दे शुड बी कॉन्क्रीट एंड स्पेसिफिक,
they should be related to a time frame, they should be measurable and controllable, they should also be challenging, and they should also correlate with each other. सुनो 2024 में हम 20% में जाना चाहते हैं और 26 में वापस 18% में आना चाहते हैं, ऐसा नहीं हो सकता है. अगर आप ऊपर ग्रो कर रहे हैं मतलब लॉन्ग टर्म 50% है और धीरे धीरे 15, 25, 30, 35 ऐसे आप मूव करना चाहते हैं. एंड सर दे शुड ऑल बी को रिलेटेड विथ माई ऑल अदर ऑब्जेक्टिव्स. दीज आर द इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स. देखो वापस से, डोंट गेट कैरिड अवे. इस चैप्टर का प्रॉब्लम ये है, बहुत दिखा है ना, और छोटी चीज के बारे में बहुत सारा लिखा है तो लोग उसको छोड़ देते हैं. नहीं, दिमाग लगाओ. स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग डायमेंशन पूछेगा, पता होना चाहिए. विजन का डेफिनेशन और उसके एलिमेंट्स या एसेंशियल्स पूछेगा. मिशन का मतलब, दैट इज द डेफिनेशन, क्यों मिशन चाहिए और गाइडलाइंस क्या है. स्पेसिफिक चीजें आंसर दिमाग में रखो, बाकी चीजों को इग्नोर करो. फिर उसके बाद में गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है, ऑब्जेक्टिव का डेफिनेशन क्या है, एंड सर मोस्ट इंपॉर्टेंटली व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स. एटलीस्ट 3-4 पॉइंट्स मुझे आने चाहिए. लॉजिकल लगता है क्या? एक बार ऑब्जेक्टिव्स वाला पार्ट को पढ़ो, द डेफिनेशन पार्ट, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम गोल्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स. रीड. ठीक है. अब एक कॉन्सेप्ट है लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं. ऑब्वियसली समथिंग विच इज नॉर्मली क्रिएटेड फॉर मोर देन अ ईयर इज कॉल्ड एज लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव. सर नॉर्मली लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हो सकते हैं एक बिजनेस के, इंपॉर्टेंट है. कम टू पेज नंबर 3.12. आर यू देयर? टू अचीव लॉन्ग टर्म प्रॉस्पेरिटी वी एस्टैब्लिश लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स. कौन कौन से? प्रॉफिटेबिलिटी इज द मोस्ट कॉमन वन. प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होना चाहिए. कॉम्पिटिटिव पोजीशन मतलब कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलना चाहिए. अब वो या तो टेक्नोलॉजी से मिलेगा या पब्लिक रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से मिलेगा. और सर दो इंपॉर्टेंट है, एम्प्लॉयज का डेवलपमेंट होना चाहिए, और सर एम्प्लॉय के बीच में जो रिलेशनशिप है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप एज वेल एज बिटवीन एम्प्लॉयज, वो बहुत इंप्रूव्ड और अच्छी होनी चाहिए. ये सब हमारे इन जनरल लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स होते हैं. फॉर एवरी बिजनेस दे ऑल आर रेलेवेंट. यस और नो? पढ़ो जरा एक बार. आगे आओ, पेज नंबर 3.13. एक पॉइंट उसको मार्क कर लेना. पॉइंट नंबर 5. वापस से कैरेक्टरिस्टिक्स ही ऑब्जेक्टिव्स के. ऑब्जेक्टिव शुड बी क्वांटिटेटिव, मेजरेबल, रियलिस्टिक, अंडरस्टैंडेबल, चैलेंजिंग, ऑलमोस्ट सिमिलर टर्म्स हैं. तो कैरेक्टरिस्टिक्स चाहे शॉर्ट टर्म की पढ़ो लॉन्ग टर्म की पढ़ो, सेम ही रहने वाले. ऑब्जेक्टिव तो ऑब्जेक्टिव होता है यार. ठीक है क्या? लास्ट में हेडिंग देखो, आपको मिलेगा शॉर्ट रेंज ऑब्जेक्टिव्स कैन बी आइडेंटिकल टू लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव. ऐसा होता नहीं है. इन्होंने एक बहुत स्टूपिड सिनेरियो दिया है. क्या बोलता है देखो, आपने 2022 में प्लान किया था. इन 2022 यू हैड प्लान दैट बाय द एंड ऑफ 2026 वी वांट टू अचीव मार्केट शेयर ऑफ 30%. और आपने साथ साथ में बोला था शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स भी है. 2023 में हम चाहते हैं 5% से 10% जाना. 24 में हम चाहते हैं 20% पे जाना. 25 में हम चाहते हैं 25% पे जाना. ऐसा हमने प्लान बनाया था. अज्यूम सिचुएशन, अब 24 में ही 30% पे पहुंच गया. क्या इसका मतलब है शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म के जो ऑब्जेक्टिव है वो कोइंसाइड हो गए? कोइंसाइड नहीं हुए. तुम्हारा लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव गलत है. तुमने बेसिकली सही तरीके से खुद को प्रिडिक्ट नहीं किया, अपने आप को अंडर एस्टिमेट किया. तुमने उसको इंप्रूव करना चाहिए. यही कॉन्सेप्ट है, अंदर लिखा हुआ है, पढ़ो. इफ अ कंपनी हैज ऑनगोइंग ऑब्जेक्टिव ऑफ 15% प्रॉफिट एवरी ईयर एंड इज करंटली अचीविंग दिस, मतलब जो हमारा लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव था वही हमने शॉर्ट टर्म में अचीव कर लिया. हमारे
ऑब्जेक्टिव्स कोइंसाइड हो गए, मैच हो गए, ऐसा नहीं होता है। इस केस में हमारा लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव को रिवाइज करना चाहिए, बॉटम लाइन। ये रेवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट था। डू यू अंडरस्टैंड दिस? देखो अभी तक जो पढ़ा उसमें मेरा बात सुनो शांति से। मेजोरिटी चांसेस है इधर से क्वेश्चन आएगा जो हमने अभी तक पढ़ा है। ये सबसे कोर एरिया डिस्कस किया हमने। हाँ, अदर पार्ट्स भी है जो हम डिस्कस करेंगे, डोंट वरी। पहले कोर पार्ट वापस से, स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग, मेकिंग अ चॉइस आउट ऑफ ऑल अदर ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस। सर डायमेंशंस ध्यान रखना, इट रिक्वायर्स इन्वॉल्वमेंट ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट, huge allocation of resources, it impacts my long term prosperity, it is future oriented, it has an impact on my multiple businesses or functionalities, remember that। तो ये सर इसीलिए important है, ये dimensions को दिमाग में रख करके सही decision making करना चाहिए। सर what is my strategic vision? It is a road map of my company's future, कि हम कैसा कंपनी बनना चाहते हैं, किन कस्टमर से फोकस करना चाहते हैं, टेक्नोलॉजिकली कैसा डेवलपमेंट चाहते हैं, कैसा कैपेबिलिटीज क्रिएट करना चाहते हैं। दैट्स माय स्ट्रेटेजिक विजन। रिमेंबर इसमें एलिमेंट्स भी है, एसेंशियल्स भी है। एलिमेंट्स के लिए पहले मिशन स्टेटमेंट बनाओ, हु वी आर, व्हाट वी डू, इससे डिसाइड करो वेयर आर वी गोइंग, यस और नो, और फिर उसको अच्छे शब्दों में कम्युनिकेट करो ताकि आपको ऑर्गेनाइजेशन वाइड कमिटमेंट मिले। क्या मिले? ऑर्गेनाइजेशन वाइड कमिटमेंट मिले। फिर आता है सर एसेंशियल्स, इसके लिए क्रिएटिवली सोचना पड़ेगा, इंटेलिजेंट एंटरप्रेन्योरशिप का जरूरत पड़ेगा। एंड सर अच्छे से आर्टिकुलेट करके अगर आप विजन लोगों तक प्रेजेंट करेंगे तो सही में लोगों को समझेगा एग्जैक्टली हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, और सब लोग साथ में आकर के बेटर काम कर पाएंगे। फिर सर व्हाट इज अ मिशन स्टेटमेंट? इट इज नथिंग बट आंसरिंग माय प्रेजेंट बिजनेस स्कोप, हु वी आर एंड व्हाट वी डू। सर व्हाई वी नीड अ मिशन स्टेटमेंट? सब लोग को लगेगा ये हमारा पर्पस क्या है, यूनानिमिटी ऑफ पर्पस। इट कैन एक्ट एज अ बेसिस और अ स्टैंडर्ड की रिसोर्स को अलोकेट कैसे करना चाहिए, समझ रहे हो मेरा बात तुम? इट कैन एक्ट एज अ फोकल पॉइंट ताकि लोगों को समझ में आए वो किस तरीके से हम एज अ ऑर्गेनाइजेशन चीजों पे फोकस करना चाहते हैं। एंड सर गाइडलाइंस क्या है? ध्यान रखना, हम हमेशा मिशन स्टेटमेंट ऐसा बनाना चाहेंगे विच सेट्स अस अपार्ट फ्रॉम अदर्स। और याद आया क्या? इट शुड बी एक्सट्रीमली यूनिक। वही आप 2 पॉइंट में लिखने का है। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? सर डिफरेंस बिटवीन मिशन एंड पर्पस। अरे मिशन मतलब व्हाट रोल आर वी प्रोवाइडिंग इन द सोसाइटी, purpose is whatever we want to achieve। तो मिशन कैन बी सेम, पर्पसेस कैन बी डिफरेंट, ठीक है। फिर सर ऑब्जेक्टिव्स क्या है? ऑब्जेक्टिव्स आर बेसिकली माय फंक्शंस जिससे हमारा परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट कर सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन का। दे आर एक्टिंग एज अ यार्डस्टिक फंक्शन कि भाई एज अ ऑर्गेनाइजेशन हमारा प्रोग्रेस अच्छा है या नहीं है। सर आर दे डिफरेंट फ्रॉम गोल्स? यस, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स आर 2 डिफरेंट थिंग, वन इज ओपन एंडेड, वन इज क्लोज एंडेड। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑब्जेक्टिव्स? वही सेम, मेजरेबल, कंट्रोलेबल, अचीवेबल होने चाहिए, रियलिस्टिक होने चाहिए, क्वांटिफाइबल होने चाहिए, दे शुड बी रिलेटेड टू माई बिजनेस ऑल्सो, यस और नो। फिर से डिफरेंस बिटवीन माई शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव एंड लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव। लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव के एग्जांपल्स क्या है ये हमने डिस्कस किए। इतना अंडरस्टैंडिंग क्लियर है क्या? पक्का। अब इसके अलावा इस चैप्टर में और क्या आ सकता है? सो विल डू वन थिंग, इन अनदर पार्ट विल डिस्कस द रिमेनिंग पार्ट, क्योंकि आपको लगेगा इतना खत्म हो गया, नहीं। मैं आपको बता रहा हूं जो रिमेनिंग पार्ट है वहां पर स्ट्रेटेजिक इंटेंट क्या होता है अलग से पूछ सकते हैं, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट मॉडल के ऊपर डिस्कशन करना पड़ेगा अपने को थोड़ा सा। एंड तीसरा एक कॉन्सेप्ट है स्ट्रेटेजिक प्लानिंग क्या है, स्टार्टिंग के अंदर इंक्लूड किया है, समझ रहे हो मेरा? थोड़ा उसके ऊपर भी डिस्कशन करना पड़ेगा। स्मॉलर पार्ट्स ऑफ चैप्टर 3, इग्नोर्ड पार्ट्स, बट स्टिल समटाइम्स आईसीआई कैन आस्क क्वेश्चंस। एंड जैसे हम वो डिस्कस करेंगे मैं आपको एग्जाम में क्या क्वेश्चंस पूछे हैं वो भी डिस्कस करके बताऊंगा, ठीक है? विल डिस्कस इन द नेक्स्ट पार्ट। थैंक यू।